स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात क्या है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन कल एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर एक महिला की जान चली गई। जी हाँ, यानी कि एक अस्पताल में महिला की मौत हो गई। उसके बाद स्ट्रेचर के लिए अस्पताल ने पोता बहू को गिरवी रख लिया। यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के अस्पताल में मानवता को यह शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला की जान जाने पर एम्बुलेंस नहीं दिया गया, वहीं पर स्ट्रेचर देने के बदले में बेटा और पत्नी को गिरवी रख लिया। ये मामला है बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एक मृत महिला का शव को स्ट्रेचर पर घसीटते हुए अस्पताल से घर ले जाना पड़ा। वहीं पर स्ट्रेचर के बदले में 2 परिजन को अस्पताल में गिरवी रहना पड़ा। जो है यह तस्वीर न केवल विचलित कर देने वाला था, बल्कि बिहार की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप क्या देखते हैं कि क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कभी बदलने वाली नहीं है? जब बदलेगी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि बिहार सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में मूलभूत काम किए हैं, लेकिन हॉस्पिटलों की हालात काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि क्या सच में स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है या फिर नहीं? दोस्तों बिहार की हवा में जहर है। प्रदूषण के मामले में पटना सबसे आगे है। जब बिहार में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है और हालात अब दिल्ली एनसीआर जैसा दिखने लगा है। जब पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह 8 बजे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण ने आम लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ा दिया है। वहीं पर बुजुर्गों, बच्चों और फिर स्वास्थ्य रोगियों के लिए स्थिति और भी चिंताजनक बनती जा रही है। राजधानी पटना फिलहाल बिहार का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बनकर के उभरा। शहर के कई प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार चला गया है। दोस्तों पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नंबर के साथ अधिसूचित कर दिया है। ये एक्सप्रेस वे NE 9 के नाम से जाना जाएगा। ये देश का 9वां एक्सप्रेस वे होगा। बिहार के लिए घोषित 5 एक्सप्रेसवे में से ये दूसरा एक्सप्रेसवे है जिसे नंबर दिया गया है। इसके पहले वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नंबर उपलब्ध कराया है। जब पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था को लेकर के अब इसके प्रस्ताव को केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली PPP अप्रेजल कमेटी को भेजा गया है। ये कमेटी के अध्यक्ष आर्थिक मामलों के सचिव होते हैं। दोस्तों बिहार में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आने लगा है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का प्रभाव पूर्व बिहार में भी दिखने लगा है। जब दिसंबर दूसरे सप्ताह में ही बिहार का मौसम बदलने लगा है। जब सुबह शाम की फिजाओं में सर्द लहरें ऐसी घुली है कि आम आदमी से लेकर के मुसाफिर तक हर कोई कनकनी महसूस कर रहा है। या दिन में धूप भले ही निकल रही हो, लेकिन हवा की तेज सड़सड़ाहट उसे बेअसर कर दे रही है। बिहार मौसम सेवा केंद्र के मुताबिक बिहार भर में यानी कि राज्य भर में मौसम शुष्क है, लेकिन ठंड की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पटना में भी सुबह शाम सर्दी का प्रकोप तेज हो गया है। न्यूनतम पारा लगातार लुढ़कने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो फिर बिहार में सुबह और फिर रात के वक्त घना कोहरा सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं पर कई जिलों में विजिबिलिटी इतनी कम हो रही है कि सड़क पर चलना करीब करीब धुंध के दीवार चिरने जैसा हो गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे और फिर न्यूनतम तापमान रोज की तरह गिरा हुआ दर्ज किया जा रहा है। वहीं पर बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार 15 दिसंबर के बाद शीतलहर दस्तक दे सकती है। कई जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे लुढ़कने की आशंका है। यानी कि बिहार की ठंड अब आसमानी नहीं बल्कि हड्डियां चटकाने वाली होने वाली है। जहां अगले 2 दिनों में पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, जमुई, बांका, पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, लखीसराय, सासाराम और फिर कैमूर में हल्के से मध्यम कोहरे के साथ तापमान सामान्य से नीचे रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 5 से 12 डिग्री और फिर दिन का तापमान 24 से 28 डिग्री
डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। हालांकि 9 दिसंबर के बाद यानी कि आज के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है, मगर पछुआ हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे ठंड की करवाहट और बढ़ेगी। दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बात आती है तो वे देश ही सुर्खियों में रहते हैं जो वैश्विक नीतियों, आर्थिक फैसलों और फिर सैन्य क्षमताओं के दम पर विश्व मंच पर अपना प्रभाव बनाते हैं। जब उनकी विदेश नीति, रक्षा बजट और फिर आर्थिक रफ्तार पर दुनिया की नज़र रहती है। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक शक्ति संतुलन और फिर स्पष्ट होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगातार दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है, वहीं पर चीन दूसरे और फिर रूस तीसरे स्थान पर है। सऊदी अरब 9वें और फिर इजराइल 10वें स्थान पर पहुंचा है। वहीं पर अमेरिका अपनी विविध अर्थव्यवस्था, दुनिया के सबसे बड़े सैन्य बजट और फिर दिग्गज आईटी कंपनियों की बदौलत लंबे समय से ग्लोबल पावर बना हुआ है। जैसे चीन की तेज रफ्तार तकनीकी तरक्की, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश बनाती है। उधर रूस अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और फिर सैन्य क्षमता को हथियार बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। वहीं पर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक ब्रिटेन तकनीकी स्टार्टअप के लिए बड़ा केंद्र बनकर के उभर रहा है। जर्मनी नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्रांस भी अपने औद्योगिक ढांचे को आधुनिक बना करके प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों, 6 दिसंबर को बंगाल में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। अब इस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलता है, जहाँ गीता या फिर कुरान से नहीं। संविधान इबादत की जगह बनाने का अधिकार देता है। अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है तो फिर ये गैर संवैधानिक नहीं है। जब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर किसी और से ज्यादा राजनीति की है, अगर इसे सांप्रदायिक राजनीति माना जाता है तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। इसी के बाद से अब पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है। वहीं पर मौलाना रशीदी ने कहा कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी, या फिर जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर जितने भी मुस्लिम शासक के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी। वहाँ पर अयोध्या में तो कोई मस्जिद नहीं बना रहा है, पश्चिम बंगाल में बना रहा है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। जब मुस्लिम खामोश हो गया है, अब देश के किसी भी कोने में बाबरी नाम से मस्जिद बन रही है तो फिर ये गैर कानूनी है नहीं, तो ये गैर कानूनी तो नहीं है। वहीं पर उन्होंने कहा कि बाबरी नाम से ही क्यों मस्जिद नहीं बन सकती, राजनीति हो सकती है, इसमें ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक राजनीति है तो फिर उन्हें गिरफ्तार कीजिए और उन्हें जेल में डालिए, जो उनको सजा दीजिए, लेकिन आपने तो उसे पूरी सुरक्षा दे दी है। दोस्तों, बिहार में एआईएमआईएम के विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने अपने ताज़ा बयान से बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। जब बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम के विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। ऐसे में सीएम नीतीश की तारीफ के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एक बार फिर से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कोई खतरा है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एआईएमआईएम के विधायक टूट करके आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अब एक बार फिर से एआईएमआईएम को लेकर के इस तरह की खबरें सामने आ रही है। दरअसल बात यह है कि पटना में पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने दिल खोल करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार उनके राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने कहा कि वही मुझे राजनीति में लाने वाले हैं। मुर्शीद आलम ने कहा है कि वह सीएम नीतीश कुमार के योगदान को कभी नहीं भुला सकता है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 85 सीटें जीत करके विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, जबकि 89 सीटों के साथ सहयोगी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में अगर एआईएमआईएम के विधायक टूटे और फिर नीतीश कुमार के पाले में आए तो जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। वहीं पर मुर्शीद आलम ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करने के साथ ये भी कहा कि नीतीश कुमार के एहसान को नहीं भुला सकता, वह एहसान फरामोश नहीं है। उन्होंने याद दिलाया है कि साल 2014 में नीतीश कुमार ने ही उन्हें जेडीयू में शामिल कराया था, जहां अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुर्शीद आलम अपने नए आवास की समस्या को लेकर के नाराजगी भी जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम ने जोकीहाट में 2 नए महाविद्यालय और फिर जोकीहाट में एक अतिरिक्त ब्लॉक की स्वीकृति की मांग की गई है।
दोस्तों, पश्चिम बंगाल की टीएमसी से निलंबित विधायक और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपने पुराने स्टैंड से यू टर्न ले लिया है और कहा है कि वे पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। जहां इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसे मस्जिद की नींव रखने के कुछ दिनों बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगी, लेकिन मस्जिद की नींव रखने के 2 दिन बाद अपने स्टैंड से पलटते हुए मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर में एमएलए कबीर ने कहा कि अब मेरे इस्तीफे का कोई भी सवाल ही नहीं है, मैं एमएलए पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। इसके साथ ही हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों ने उनसे इस्तीफा न देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, वे नहीं चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दूं। जहां उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने अपने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया है। दरअसल हुमायूं कबीर ने पहले ऐलान किया था कि वे 22 दिसंबर को नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले 17 दिसंबर को असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। वहीं पर हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया था कि वे कोलकाता में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के बाद ऑफिशियली अपना इस्तीफा देंगे। इस बीच टीएमसी ने विधानसभा के अंदर भी कबीर से और फिर दूरी बनाने का फैसला किया है। टीएमसी नेताओं ने कहा कि सदन में उनके बैठने का अरेंजमेंट बदला जाएगा। दोस्तों, बिहार में अब तेल मिल लगाना पहले से कहीं आसान हो गया है। जब सरकार ने किसानों, स्टार्टअप, निजी सरकारी उद्योगों और फिर सहकारी समितियों को बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। जब तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार तेल मिल लगाने पर लाखों रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का मकसद बिहार के तिलहन उद्योग को बढ़ावा देना है ताकि बिहार में उत्पादित तिलहनों को प्रोसेस करके उद्यमी अच्छा मुनाफा कमा पाए। साथ ही साथ उनके हाथों को काम देकर के बिहार के युवाओं और फिर सशक्त उद्यमी बनाना है। इस योजना से युवा अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे और फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। वहीं पर सरकार ने 10 टन क्षमता वाली तेल मिल लगाने पर 9,90,000 रुपए तक की सहायता या फिर परियोजना लागत का 33% तक का अनुदान दे रही है। जब सरकार की ओर से की गई ये घोषणा बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इससे छोटे किसान से लेकर के बड़े उद्योग तक कम लागत में उद्योग शुरू कर सकेंगे। वहीं पर इस योजना का लाभ तिलहन के किसान उठा सकते हैं। या इसके अलावा सरकारी निजी उद्योगों में काम करने वाले लोगों को भी इस योजना के जरिए लाभ उठाने का मौका मिलेगा। तिलहन प्रसंस्करण में पंजीकृत स्टार्टअप करने की इच्छा या फिर कोशिश कर रहे युवा भी इस योजना से जुड़ करके सरकार के अनुदान का फायदा ले सकेंगे। दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी और फिर पलायन की समस्या को जड़ से उखाड़ने की दिशा में नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि आने वाले समय में बिहार में औद्योगिक विकास के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार ने बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी भी तेज कर दी है। जी हाँ, ये ऊर्जा सुरक्षा और फिर आर्थिक उन्नति को नई ऊंचाई देंगे। एनपीसीआईएल और फिर एनटीपीसी की संयुक्त टीम ने इसके लिए बांका, सिवान और फिर नवादा के रजौली में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा गया जिले के डोभी में 1700 एकड़ में फैले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का शुभारंभ भी जल्द ही होने वाली है। वहीं पर इसी मॉडल पर 29 जिलों में 14,036 एकड़ भूमि पर 31 नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं पर टेक्सटाइल, फार्मा सहित 10 सेक्टर विशेष पार्कों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून का राज सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ताकि निवेशक बिना किसी झंझट के उद्योग लगा सके। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण के समर्थन में जेडीयू सांसद उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही है, होना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के मचे घमासान के बीच बिहार के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार इनके समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो फिर वह बिल्कुल भी ठीक है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भारत देश में संवैधानिक व्यवस्था है, हर जाति और फिर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और उनको लोकतंत्र में अपने अपने धर्म का मानने का पूरा अधिकार है। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद बना है या फिर बन रहा है तो फिर ये अच्छी बात है। जो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो फिर अच्छा जरूर है। वहीं पर बाबरी मस्जिद के विरोध में कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बाबर को मैंने देखा नहीं है,
जब हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है बाबर क्या थे और क्या नहीं थे, जब उसके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जब भारत को जब आज़ादी मिली, सबसे जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है, जब से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है, उस संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है और फिर हर किसी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने की छूट है। वहीं पर उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद बनना सही है, तो इस सवाल पर जेडीयू सांसद ने कहा कि बिल्कुल भी सही है। जब उनके लिए सही है जरूर बनना चाहिए। अगर मुस्लिम धर्म के लोग बनाना चाहते हैं तो फिर बनना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी ही नहीं विरोध कर रही है बल्कि खुद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। दोस्तों अब हम इस खबर में सेहत के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर रोज़ आपको सेहत से जुड़ी हुई कोई ना कोई खबर देते हैं, हेल्थ न्यूज़ देते हैं। तो आज की सेहत के बारे में बात करेंगे। तो आज की सेहत की बात में बात करेंगे कि जब व्यक्ति 40 साल के आंकड़े को पार कर लेता है तो फिर कई बीमारियां शरीर को घेरने लगती है। तो आपको पता है जहाँ आंखों की रोशनी से लेकर के हड्डियों की कमजोरी तक देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आप भी 40 के आसपास हैं या फिर 40 की उम्र पार कर चुके हैं तो लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करें और कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आप 40 साल पूरे कर ले तो फिर सबसे पहले अपनी नींद को लेकर के सीरियस हो जाएं। जब 40 की उम्र के बाद कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी हो जाती है। अगर आप सही से नींद पूरी नहीं करते हैं तो फिर इससे आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है और फिर आपका दिमाग तेज़ी से बुरा हो सकता है। इतना ही नहीं, स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी के साथ नींद की कमी बॉडी रिपेयरिंग को भी इफेक्ट करती है या फिर धीमा करती है। नींद की कमी से इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, यानी कि कमजोर हो सकता है। वहीं पर कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पूरी तरह से रोक देते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। जानकारी के मुताबिक 40 की उम्र के बाद हर 10 साल में 3 से 5% मसल्स कम हो जाती है। हेल्दी रहने के लिए हफ्ते में 2 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर करें। ये आपको दिल की बीमारियों से बचने में हेल्प करेगी और फिर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। वहीं पर 40 पार होने के बाद कुछ खाने की चीज़ों से दूरी बना लेनी चाहिए, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड आपके दिल की सेहत को बिगाड़ सकता है। इसलिए केक, कुकीज़, सोडा जैसे चीज़ों से दूर रहें। ये ब्लड शुगर को बढ़ाने और फिर वजन बढ़ाने का काम करती है। अगर बीमारी को उसकी शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो फिर उसको जल्दी ख़त्म भी किया जा सकता है। ऐसे में जब आपकी उम्र 40 के पार हो जाए तो फिर साल में एक बार ब्लड टेस्ट और फिर थायराइड जैसे टेस्ट करवा लेना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग 40 साल के बाद घर बैठ जाते हैं, जब यहाँ पर ज़्यादा मेहनत या फिर भागदौड़ नहीं करते हैं। ऐसे में वे टीवी या फिर मोबाइल फ़ोन पर ही रहते हैं, लेकिन ये आदत हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर स्क्रीन टाइम को कम करें और फिर समय पर सोएं और 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करें। ये छोटा सा बदलाव आपकी एनर्जी में कर रहेगा और फिर मूड और फिर सेहत दोनों सही रहने में हेल्प करेगा। अगर आप 40 की उम्र के बाद कम तनाव, भरपूर नींद, हेल्दी खाना, आउटडोर एक्टिविटी आदतें जो रूटीन में शामिल कर लें तो इससे आप आने वाली लाइफ हेल्दी और फिर लंबी हो सकती है। और साथ ही साथ आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि यह खबर आपको केवल जागरूक करने के लिए मकसद से बताई गई है। हमने सामाजिक जानकारियों से ये जानकारी मदद ली है। केडीबी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आखिरकार राजनीति की चौखट पर कदम रखने वाले हैं? सबके मन में ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हो रहा है और फिर इसकी वजह यह है कि बिहार में लगे पोस्टर। जी हाँ, जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में नई आंच पैदा कर दी है। इन पोस्टरों में साफ लिखा गया है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत। कहने को पार्टी बार बार ये दोहराती रही है कि फैसला पूरी तरह से निशांत का होगा, लेकिन जिन दिनों जदयू राज्य भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है, ठीक उसी समय निशांत को लेकर के ऐसी मुहिम सामने आना सहयोग तो नहीं लगता है। वहीं पर शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर एक साधारण बातचीत ने असाधारण चर्चा छेड़ दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुले शब्दों में कहा कि पार्टी के सदस्य, समर्थक, शुभचिंतक सभी चाहते हैं कि निशांत आगे आए और फिर पार्टी में अपना योगदान दें। वहीं पर इस बयान की खास बात यह रही है कि उस समय निशांत ठीक उसके पास खड़े थे। राजनीतिक गलियारों में इसे संकेत से थोड़ा आगे माना गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर का अगला अध्याय उनके बेटे के नाम होने जा रहा है। वहीं पर साल 1975 में जन्मे निशांत नीतीश कुमार और फिर मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने शिक्षा पटना से लेकर के मसूरी और फिर बीआईटी मेसरा तक हासिल की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने के बाद निशांत ने कभी राजनीति की ओर रुख नहीं किया है। साल 2017 में उनका बयान याद किया जाता है जब उन्होंने कहा था, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा हूँ।
दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव को कहीं अपने विधायकों का पाला बदलने का डर तो नहीं सता रहा है? दरअसल आरजेडी के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो फिर वर्तमान समय में राजद एक बार टूट की कगार पर दिखने लगा है। एनडीए के रणनीतिकारों के निशाने पर राजद या फिर महागठबंधन के साथी दलों के विधायक हैं, जहां उन्हें पाला बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी को डूबती नाव बताया जा रहा है, बस सही समय का इंतजार है। दरअसल राजद और फिर कांग्रेस को विधायकों के टूटकर सत्ता पक्ष का दामन थामने की आशंका सता रही है। जब साल 2025 के चुनावी जंग में राजद की बुरी हार और फिर महज 25 सीटों पर ही जीत हासिल करना भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बन चुका है। जब सरकार बनने से पहले जब नीतीश ने आरजेडी से नाता तोड़ा था, जब उस वक्त शक्ति परीक्षण के दौरान विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, सुनीता देवी, विभा देवी, विधायक प्रकाश वीर एनडीए की तरफ जाकर के उनकी ताकत बढ़ा रहे थे, जबकि ये संख्या 1/3 से काफी कम थी। वहीं पर दल बदल कानून के तहत विधायकी जा सकती थी, पर यह तय करना विधानसभा अध्यक्ष को होता है। इस भय से भी नेता प्रतिपक्ष ने हार के कारणों से भागने से बेहतर सामना करना बेहतर समझा। वहीं पर आरजेडी के विधायकों को तोड़ने का खेला सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी हुआ था। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में सम्राट चौधरी ने 13 विधायक तोड़ लिए थे। साल 2013 के दौरान नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी से सीएम नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, जब उस वक्त जेडीयू के पास 116 विधायक थे। भाजपा से अलग होने के बाद जेडीयू के लिए सरकार चला पाना मुश्किल था। ऐसे में मुश्किल वक्त में कांग्रेस के 4 विधायक, 4 निर्दलीय विधायक और फिर सीपीआई के इकलौते विधायक जेडीयू के साथ आ गए। उसी साल जून में फ्लोर टेस्ट में जेडीयू बहुमत साबित करने में कामयाब हो गया, लेकिन जोखिम की तलवार लटकी हुई थी। इसी जोखिम को खत्म करने के लिए सियासी परिदृश्य में सम्राट चौधरी की नाटकीय एंट्री होती है। तब सम्राट चौधरी ने 13 एमएलए के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल को दिया था। दोस्तों, बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। नीतीश सरकार ने 13 जिलों में नए डीएम की तैनाती की है। जहां औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री को, बेगूसराय मधेपुरा के डीएम तरनजोत सिंह को, पश्चिमी चंपारण बेतिया शिवहर की डीएम विवेक रंजन मैत्रे को, सिवान अरवल के डीएम अभिलाषा शर्मा को, औरंगाबाद भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का जिलाधिकारी बनाया है। वहीं बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी को शिवहर डीएम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण यानी कि छपरा का डीएम, खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक विनोद दुहन को अररिया, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक अभिषेक रंजन को मधेपुरा, उद्योग विभाग तकनीकी विकास के निदेशक शेखर आनंद को शेखपुरा, ऊर्जा विभाग के ओएसडी अमृता बैंस को अरवल, प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक साहिला को बक्सर और कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह को कैमूर यानी कि भभुआ का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा 4 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी है। दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों में रुपए को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए अक्सर सर्कुलर जारी करता रहता है। कई बार वह फेक और फिर असली नोटों के बीच का फर्क बताने के लिए भी वह नोटिस जारी करता रहता है। इस बार आरबीआई ने सिक्कों को लेकर के जरूरी सर्कुलर जारी कर दिया है। दरअसल 1 रुपये, 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों को लेकर के बहुत ही सी भ्रांतियां हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिक्के चलन में नहीं है। वहीं पर आपने भी ये अनुभव किया होगा कि जब भी आप सब्जी की दुकान पर या फिर ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो फिर वो आपसे छुट्टे नहीं लेते हैं। खास करके अगर आप 1 रुपये का छोटा वाला सिक्का दे रहे हैं तो फिर उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। आपने यही सुना होगा कि ये सिक्का नहीं चलता। असल में गलती उनकी भी नहीं है, ये अफवाह पूरे बाजार में फैला हुआ है। जहाँ केंद्रीय बैंक की आरबीआई ने इसे लेकर के सर्कुलर जारी कर दिया है और सिक्कों को लेकर के चल रही ऐसी तमाम कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि सिक्कों को लेकर के जो भी भ्रामक जानकारियां हैं या फिर अफवाहें चल रही है उन पर भरोसा ना करें। आरबीआई ने कहा है कि चाहे वो 50 पैसे हो या फिर 1 रुपये या 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये, सभी सिक्के वैध मुद्रा है, ये चलन में है। आरबीआई ने अपने मैसेज में कहा कि सिक्कों के प्रचलन, डिजाइन और फिर लीगल टेंडर को लेकर के कोई भी संशय न रखे। वहाँ पर अगर आप सिक्कों के अलग अलग डिजाइन को देख करके कंफ्यूज है तो फिर ये कंफ्यूजन भी दूर कर लें। आरबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि एक ही मूल्य वर्ग के सिक्कों के अलग अलग डिजाइन होते हैं और उस डिजाइन के साथ भी वे चलन में रहते हैं। वहीं पर अगर आपसे कोई भी सिक्का नहीं ले रहा है और फिर आपके पास खूब सारे सिक्के एकत्रित हो गए हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के उसे जमा कर सकते हैं या फिर उनके बदले में नोट भी ले सकते हैं।
दोस्तों, नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब हर महीने की 1 तारीख को सभी शिक्षकों को पैसे मिल जाएंगे। जी हाँ, वेतन मिलेंगे। दरअसल बिहार के शिक्षकों के हित में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्हें अब समय पर वेतन मिलेगा। इसके लिए तारीख तय कर दी गई है। अब हर माह की पहली तारीख को वेतन मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित मानक संचालन प्रणाली जारी कर दिया है। जी हाँ, विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि राजकोष से वेतन पाने वाले संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों तथा रात्रि प्रहरियों को भी 1 तारीख को ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और फिर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र भेजा है। वहीं पर एसओपी के अनुसार पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए हर माह 20 से 25 तारीख तक प्रखंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को सौंपेंगे। दोस्तों, किशनगंज में दहेज लोभियों का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शादी इसलिए टूट गई क्योंकि उनको मनपसंद की बाइक नहीं मिली। पहले तो अपाची बाइक का डिमांड कर रहे थे, फिर अचानक से R15 बाइक की डिमांड करने लगे। जब बाइक की डिमांड पूरी नहीं हुई तो शादी ही तोड़ दी। उसके बाद क्या था? उसके बाद फिर पुलिस अपने हिरासत में ले लिया दूल्हे को। जी हाँ, आपको बता दूं कि किशनगंज में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दहेज प्रथा पर फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। शादी जो 2 परिवारों को जोड़ती है, वही शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि दूल्हे को उसकी पसंद की बाइक नहीं मिली। पहले अपाची बाइक, फिर अचानक से R15 बाइक की मांग कर डाली। तो आपको बता दूं कि लड़की वाले समझाते रहे, समाज के लोग समझाते रहे, यहाँ तक कि पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा। दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ कानून होने के बावजूद भी आज भी ऐसे मामले सामने आते हैं और यही सवाल उठता है कि क्या शादी आज भी सिर्फ सौदेबाजी बनकर के रह गई है। दरअसल किशनगंज के सदर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए शादी तोड़ने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र का युवक रामविलास पासवान अपनी पसंद की बाइक न मिलने पर शादी से पीछे हट गया। जब मामला इतना बड़ा कि पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। जब 15 जनवरी को कविता की शादी रामविलास से तय थी, जब वहीं पर लड़की पक्ष ने कार्ड वितरण से लेकर के टेंट हलवाई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। जब शनिवार को लड़का किशनगंज बुलाया गया था ताकि उसे उसकी पसंद की बाइक दे दी जाए। शुरुआत में युवक ने अपाची बाइक की मांग की थी, जिसे लड़की का परिवार देने से तैयार था, लेकिन किशनगंज पहुंचते ही उसने मांग बदल डाली और फिर R15 बाइक की मांग कर डाली, जिद पकड़ ली। लड़की की मां के अनुसार वह पहले ही 1 लाख रुपए लड़के वालों को दे चुके थे। इसके बावजूद भी युवक और फिर उसके परिजन नई बाइक की मांग पर अड़े रहे। जब लड़की वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। मामला नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान तक पहुंचा तो उन्होंने युवक को समझाया कि दहेज मांगना अपराध है और इस हरकत से परिवार की बदनामी होगी। दोस्तों, आज AIMIM के अमोड़ विधायक अख्तरुल इमान और कोचा धवन विधायक सरवर आलम ने मिलकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। ये मुलाकात किसी खास मकसद से हुई है। तो आपको बता दें कि बिहार सदन के फ्लोर लीडर जनाब अख्तरुल इमान के साथ कोचा धवन विधायक सरवर आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ये मुलाकात सीमांचल के उन तमाम मुद्दों को लेकर के हुई है जो आज भी लोगों के लिए डर, दिक्कत और फिर अनिश्चितता का कारण बने हुए हैं। मुख्य रूप से कोचा धवन और बहादुरगंज अंचल में प्रस्तावित फौजी कैंप के निर्माण स्थल के पूर्ण निर्धारण और फिर नदी कटाव की लगातार बढ़ती समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले बात प्रस्तावित फौजी कैंप की करें तो सतभित्ता, कन्हैयाबाड़ी, सकौर और फिर नटुआपारा मौजा में इस स्टेशन के लिए चिन्हित जमीन को लेकर के स्थानीय लोगों में कई तरह की आशंकाएं मौजूद है। इन्हीं चिंताओं को गंभीरता से सामने रखते हुए अख्तरुल इमान और सरवर आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया है कि अगर मौजूदा स्थल पर फौजी कैंप का निर्माण होता है तो फिर हजारों परिवारों की जिंदगी सीधे प्रभावित हो सकती है। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि इंसानों और फिर उनके भविष्य का सवाल है। वहीं पर प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट कहा है कि विकास की हर योजना स्वागत योग्य है, लेकिन ये विकास स्थानीय लोगों की कुर्बानी पर नहीं होना चाहिए। इसलिए फौजी कैंप निर्माण स्थल के पूर्ण निर्धारण की मांग दोहराई गई है और फिर कहा गया है कि इस पर पूर्ण विचार अत्यंत आवश्यक है। वहीं पर इसके बाद मुलाकात में नदी कटाव के मसले को व्यापक रूप से उठाया गया है। एक ऐसा मुद्दा जो कि कोचा धवन विधानसभा क्षेत्र से के लोगों की दशकों पुरानी पीड़ा है। कटाव का रूप अब इतना विकराल हो चुका है कि हर साल बस्तियां खिसक रही है, खेत सिमट रहे हैं और लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बार बार विस्थापित होना पड़ रहा है। जब किसानों की जमीन नदी में समाती जा रही है और फिर प्रशासनिक स्तर पर अभी भी अस्थायी समाधान की कमी महसूस की जाती है, नहीं होती। वहीं पर अख्तरुल इमान और फिर सरवर आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया है कि कई गांव में स्थिति गंभीर होती जा रही है, जब भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है और फिर लोगों का भविष्य पूरी तरीके से अनिश्चितता में है। इसलिए नदी कटाव
रोकने के लिए मजबूत और फिर अस्थायी तकनीकी उपायों की तत्काल जरूरत है। दोस्तों, किशनगंज पुलिस ने एक ऐसी पहल की है जो लोगों की बात सीधे उच्च अधिकारी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। जी हाँ, अक्सर लोगों की शिकायत यही रहती है कि पुलिस तक पहुंचना मुश्किल, थाना में सुनवाई नहीं होती है और फिर जिला मुख्यालय तक आने जाने में समय और फिर पैसा दोनों लग जाता है। लेकिन अब किशनगंज पुलिस ने एक ऐसी पहल की है जो लोगों की बात सीधे उच्च अधिकारी तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आपको बता दूं कि एसपी सागर कुमार अब खुद अलग अलग थाना क्षेत्र में जाकर के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इससे पुलिस और फिर जनता के बीच भरोसा बढ़ेगा और अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। जय किशनगंज एसपी सागर कुमार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में जन समस्या सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये पहल खास तौर पर उन नागरिकों के लिए राहत लेकर के आई है जो अपनी शिकायतें ऊपर तक पहुंचाने में कठिनाइयां महसूस करते थे। अब ऐसे लोगों को मौका मिलेगा कि वे बिना किसी मध्यस्थ यानी कि बिना किसी के पैरवी के सीधे पुलिस अधीक्षक यानी कि पुलिस एसपी से अपनी समस्या कह सकें और समाधान की उम्मीद कर सकें। जी हाँ, इस कार्यक्रम के तहत एसपी सागर कुमार खुद निर्धारित तिथि और फिर समय पर अलग अलग थानों में मौजूद रहेंगे। संबंधित थाना क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या फिर समस्या लेकर के उनसे सीधे मिल सकता है। जब पुलिस प्रशासन का मानना है कि इससे न सिर्फ ग्रामीण इलाकों की वास्तविक समस्याएं सामने आएगी बल्कि उन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई भी संभव हो पाएगी जिन्हें आमतौर पर थाना स्तर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जहाँ आज पहाड़गट्टा थाना में दोपहर 1 बजे जन सुनवाई आयोजित की गई। यहाँ पर एसपी सागर कुमार सीधे लोगों की समस्याएं सुने और फिर उसी अनुसार कार्रवाई का निर्देश दिए। इसके बाद कार्यक्रम का अगला चरण 9 दिसंबर 2025 को निर्धारित है, जब बीबीगंज और फिर गरवनडांगा थाना क्षेत्र के लोग शाम 4 बजे अपनी शिकायतें लेकर के एसपी से मिल सकेंगे। इसके साथ ही 10 दिसंबर 2025 को टेरागाछ और फिर फतेहपुर थाना क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुनवाई का समय तय किया गया है। इन दोनों थानों के लोग दोपहर 1 बजे एसपी सागर कुमार के सामने अपनी समस्याएं पेश कर सकेंगे। दोस्तों, किशनगंज सहित सीमांचल की पानी जहर बनती जा रही है। आप जिस पानी को पी रहे हैं ये पानी अब जहर बन रही धीरे धीरे। जी हाँ, इस पानी में नाइट्रेट, आर्सेनिक, आयरन, यूरेनियम और भारी धातुओं की मात्रा WHO और BIS के मानकों से कई गुना अधिक पाई गई है इस सीमांचल के पानी में। मतलब साफ है कि लाखों लोग रोजाना अनजाने में जहरीला पानी पीने को मजबूर है। अगर इस पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आने वाले सालों में किडनी, लीवर और कैंसर के मामले बेतहाशा बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इलाके के ज़्यादातर लोगों को किडनी, लीवर में दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें आप सुनते होंगे कि फलाना व्यक्ति का लीवर खराब हो गया, फलाना व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गया है। तो उसका मेन वजह पानी ही है, क्योंकि हमारे इलाके की पीने की पानी में जहर पाया जा रहा है, जहर पाया गया है। तो आपको बता दूं कि सीमांचल का भूजल अब पीने लायक नहीं रह गया है। सीमांचल का पानी अब पीने लायक नहीं रहा। हाल ही में आई सरकारी जांच रिपोर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार के पानी में नाइट्रेट और आर्सेनिक की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और फिर BIS द्वारा तय सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक पाई गई है। रिपोर्ट साफ कहती है कि सीमांचल के हैंडपंपों का पानी सीधे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी चिंता नाइट्रेट और फिर आर्सेनिक स्तर को लेकर के है। आर्सेनिक एक साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि इसे लंबे समय तक पीने से त्वचा संबंधित रोग, किडनी डैमेज और कैंसर तक हो सकते हैं। नाइट्रेट की अधिक मात्रा बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी खतरनाक बीमारी का कारण बनती है। इसके अलावा भूजल में आयरन का स्तर भी बहुत अधिक पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 33 जिलों में आयरन की मात्रा 1 mgl से ऊपर दर्ज की गई है, जिसमें सीमांचल के 4 जिले प्रमुख हैं। आयरन की अधिकता शरीर में लीवर पर असर डालती है और लंबे समय में किडनी को भी नुकसान पहुंचाती है। स्थिति को और गंभीर बनाता है भारी धातुओं सीमा यानी कि लेड, कैडमियम और क्रोमियम का बढ़ता स्तर। दोस्तों, किशनगंज में एक सप्ताह में 7 बाइक चोरी की घटना हुई है। मात्र एक सप्ताह में 7 बाइक की चोरी हुई है। सोचिए, इतनी छोटी सी समय में इतनी बड़ी संख्या। पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है और एसपी सागर कुमार ने खुद इस मामले में विशेष टीम बनाकर के कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इतने संगठित तरीके से ये गिरोह काम कैसे कर रहा है? क्या इसमें बाहरी राज्य के गैंग शामिल है या फिर स्थानीय नेटवर्क भी मदद कर रहा है? आइए इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में पिछले एक सप्ताह में बाइक चोरी
चोरी की घटनाओं ने पुलिस और फिर आम जनता दोनों को चिंता में डाल दिया है। सदर थाना क्षेत्र में 7 बाइक चोरी हो चुकी है और फिर हर घटना में चोरों का तरीका बिल्कुल भी संगठित और पेशेवर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही इन वारदातों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सागर कुमार यानी कि किशनगंज एसपी सागर कुमार ने बाइक चोरी की घटनाओं के उद्भेदन के लिए एक स्पेशल टीम गठित की है, यानी कि SIT गठित की है। जहां पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन वारदातों के पीछे बंगाल के चोर गिरोह की भूमिका होने की आशंका है। पहले भी कई मामलों में सीमावर्ती इलाकों से आने वाले गैंग का हाथ पाया गया था। हालांकि पुलिस ये भी मान करके चल रही है कि इन गिरोह की मदद के लिए किशनगंज के स्थानीय लोग लाइनर की भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व में पकड़े गए चोरों में भी कुछ स्थानीय युवक शामिल पाए गए थे। जो चोर गिरोह का तरीका साफ दिखाता है कि वे पहले लोकेशन की रेकी करते हैं जहां भीड़ ज्यादा और फिर निगरानी कम होती है, वहां बाइक को टारगेट बनाया जाता है। जब कई जगह पर CCTV का अभाव भी चोरों के लिए आसान रास्ता बन गया है। जब पुलिस ने घटनास्थल से फुटेज न मिलने के कारण जांच में मुश्किलें आ रही है। चोरी की घटनाओं में से सबसे चर्चित मामला 2 दिसंबर का है, जब ट्यौसा काला पहाड़ में रूहुल अमीन एक जलसे में शामिल होने गए थे। उन्होंने अपनी बाइक जलसा स्थल के बाहर खड़ी की लेकिन वापस लौटे तो फिर बाइक गायब थी। इसी दिन डेगसरा में सत्येंद्र सिंह की बाइक भी शादी समारोह के दौरान चोरी हो गई। वहीं पर 1 दिसंबर को दिगल बैंक तुलसिया निवासी अशोक कुमार बनर्जी बाइक गांधी चौक स्थित SBI परिसर से चोरी की गई, जबकि वे बैंक में काम करने गए थे। 3 दिसंबर को चकला निवासी नजाम अख्तर ने अपनी बाइक चोरी होने की एक FIR दर्ज कराई।